हर दिन एक नई शुरुआत है, मेहनत करो, डटे रहो और आगे बढ़ो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि CUET एंड टुडे वी आर बैक विद द पार्ट 2 ऑफ CUET बिजनेस स्टडीज पेपर एनालिसिस 2024। तो 2024 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने पहले 25 क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए। आई नो 24 करें क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, like 26 in the paper. Let me zoom it for you. Okay, so can you see this properly? I hope so. 26 question. The formal organization. तो मतलब अब किस पे आ गए हम? अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं PYQ से। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय स्टडी ऑफ फीचर्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो इन्होंने बोला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हमने फीचर्स दे दिए। फिर ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं, कि क्या ABD करेक्ट है, ABC करेक्ट है, BCD करेक्ट है या फिर ABCD सारे करेक्ट है। तो चेक करते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन एंड नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। यस, वो वेरियस जॉब पोजीशन के बीच में इंटर रिलेशनशिप लाता है। ए तो आना ही चाहिए ऑप्शन में, तो फोर्थ आंसर नहीं हो सकता। बी, इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो यस, इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी हमारे मेंशन्ड होते हैं। चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, रूल्स एंड प्रोसीजर हमेशा मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, तो बी भी होना चाहिए ऑप्शन में, तो तीनों में है। सी, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर। एक बात बताओ, क्या इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने आप क्या इनफॉर्मल हो जाता है क्या एकदम से? हम बात ही फॉर्मल की कर रहे हैं, बट ये इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट चैनल्स कर देते हैं। कुछ भी कम्युनिकेशन, कोई भी किसी से जाके बात कर रहा है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय अभी भी आया, वो सीधे जाके मैनेजर के रूम में घुस के बातें कर रहा है। नॉट पॉसिबल, राइट? दैट इज वेरी इनफॉर्मल, दैट इज इवन नॉट राइट। तो ये इनफॉर्मल ला दिया इन्होंने, तो क्या ये सही है? तो आंसर में सी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी सी आ रहा है तो मतलब नहीं हो सकता, यहाँ भी आ रहा है, तो योर आंसर इज 1। 26 का आंसर 1 है। A, B and D। अब D देखो, इट इज deliberately designed by the top management to facilitate smooth functioning of the organization। इससे smooth functioning होती है हमारी organization की, which is also true। तो your answer is option 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फॉर्मल पढ़ा है तो इनफॉर्मल कैसे ना पढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इनफॉर्मल। ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन। 27th, so you can see in this question the informal organization offers many benefits important। फिर से इन्होंने इसके बेनिफिट्स दे दिया अब इनफॉर्मल के, तो ये पूछ रहे हैं अगेन चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से कौन से सही है ये बता दो अब। ठीक है, तो देखो, प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। यस, कोई हम कम्युनिकेशन फॉलो नहीं कर रहे ना। अब यहाँ पे लेबर या फिर एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय जो अभी अभी ज्वाइन करा है जिसने नॉर्मल पोजिशन पे, अगर वो चाहे तो मैनेजर से इनफॉर्मल उसकी अगर रिलेशनशिप है तो ही और शी कैन टॉक। ओके, तो यस, दिस इज राइट। तो ए ऑप्शन ए में होना चाहिए मतलब आंसर में। इसमें नहीं है तो फिर से डी नहीं हो सकता। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स। सोशल नीड्स फुलफिल होती है इससे कि यार मैं थोड़ा हर टाइम फॉर्मल नहीं रह सकता, मुझे थोड़ी सी प्यार भरी बातें चाहिए अपने कलीग के साथ। ठीक है, मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हेल्प्स टू सोशल नीड्स हमारी फुलफिल होती है, तो बी भी होना चाहिए ऑप्शन में, तो फिर से है। अब सी पे आ जाओ। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपेंसेटिंग। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होते हैं ना इससे, क्योंकि जो भी कमी थी, अगर थी कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कमी कि जैसे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो रही है हर चीज में, तो ये उसकी पूरी कर देता है। टी, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। अच्छा, कोई कमांड मेंटेन हो रही है क्या? यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो रही है यहाँ पे। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन इनफॉर्मल में नहीं होता। तो द आंसर फॉर क्वेश्चन 27 इज योर ऑप्शन 2। डी नहीं हो सकता क्योंकि, तो ABC आर करेक्ट। तो आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 27 हो गया हमारा। 28th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। जो आप ट्रेडिंग और सेटलमेंट करते हो, लाइक ब्रोकर एंड ऑल, आप डीमैट अकाउंट, तो ये सब आएगा इसमें। तो आपने उसमें क्या प्रोसीजर यूज करते? देखो, याद है फर्स्ट पार्ट में भी हमने प्रोसेस देखे थे सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ भी सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो सीक्वेंस भी घोटो, घोटो और पियो। ठीक है, घोट के पियो। ठीक है, गला नहीं घोटना है, इसको घोटना है। ठीक है, और पीना है। 20 और कुछ पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, 28
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। तो एक बार रीड करो, द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। तो ऑब्वियसली पहले वो एक एग्रीमेंट साइन करेगा ब्रोकर के साथ, तभी तो वो कुछ आगे बढ़ पाएगा। तो ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, ए से शुरुआत होगा। नेक्स्ट, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट, दिस इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद वो डीमैट अकाउंट खोलेगा, बी, ठीक है। एन ऑर्डर कंफर्मेशन, अब उसने डीमैट खोला तो उसको उसके बाद एक, जब उसने ऑर्डर प्लेस करा उसको एक कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, ठीक है, बाय द ब्रोकर। तो ये सी, बिल्कुल सही ऑर्डर चल रहा है। डी, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन्स। अब क्या करेगा, ब्रोकर डायरेक्टली मेन स्टॉक एक्सचेंज से बात करेगा। तो योर ऑप्शन इज 1 A B C D, easy again. Okay, so the next question is 29th. Okay, the market where existing securities are bought and sold is known as। ऐसी मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ब्रॉड भी हो रही है और सोल्ड भी हो रही है, ये कैसी मार्केट होती है? अब यहाँ पे वर्ड क्या है, देखो कीवर्ड ढूंढते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज वर्ड्स आपको मिल गया है तो ये सीधा सीधा क्या है, सेकेंडरी मार्केट। अगर यहाँ पे बोलता न्यू सिक्योरिटीज आर बीइंग इशूड, तो वो क्या होता, प्राइमरी मार्केट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, करेक्ट। 30 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि भाई जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, फॉर एग्जांपल हमारे एक हैं लाला जी, राइट, तो उनको सक्सेसफुल बनना है तो लाला जी क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, यस, तो ये तो सही है, वो पूछा नॉट इंक्लूड। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई एंटरप्रेन्योर में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो करेगा कैसे कुछ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रहेगा, चला ही नहीं पाएगा वो अपना ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्फिडेंस होना तो बहुत जरूरी है। वेल्थ क्रिएटर, तो उसकी वजह से वेल्थ क्रिएट होगी, यस होगी, वो एम्प्लॉयमेंट देगा और अपनी भी वेल्थ को बढ़ाएगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा है रिस्क अवॉइडर। देखो हमने एक लाइन पढ़ी है, अगर मैं थोड़ा इनफॉर्मल जाऊं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने पढ़ा, रिस्क है तो इश्क है, तो ये हमने वर्ड, हमने सबने लाइन सुनी है। तो यहाँ पे लाला जी का इश्क तभी आएगा जब वो रिस्क लेंगे, तो लाला जी नीड्स टू टेक रिस्क। जब ने लाला जी ने रिस्क लिया, वो रिस्क टेकर है, रिस्क अवॉइडर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो जब भी तुम ऐसा कुछ पढ़ो तो लाला जी का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। हमारे लाला है, तुम नाम देखो, लाला जी का कुछ भी नाम रख लो, हम सिर्फ लाला जी बोलेंगे, कोई भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, दिस सेज आइडेंटिफाई द फंक्शन। ओके, दिस, अच्छा ये क्वेश्चन आ ही गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये इजी है, लाइक मेरे हिसाब से इसमें डाउट्स नहीं थे, बट लास्ट टाइम जब बच्चों ने पेपर दिया है तो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होते हैं, रेगुलेटरी भी होते हैं, डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव, तो बहुत टाइप के फंक्शन लिखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो उसमें से ये डायरेक्टली आया है, व्हाट इज दिस सेइंग, इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर बिड्स एंड इंपोजेस पेनल्टीज। जो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है, तो ये कौन सा फंक्शन है? तो देखो कायदे से अगर आप चेक करोगे एनसीईआरटी में तो प्रोटेक्टिव फंक्शन इज द करेक्ट आंसर, बट सीयूईटी के ऑफिशियल आंसर की जब आई वाज चेकिंग तो आई सॉ 1 एंड 2 जिन्होंने भी टिक करा है तो दोनों को करेक्ट माना गया है, ठीक है। बट अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो आई थिंक आपको ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आपको वरी नहीं करना, अगर आप सही करके आए हो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। एक सही करने के +5 है, गलत करने के -1, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट choosing the best investment and financing alternatives by focusing on their cost and benefits. Its objective is to, a financial management aim करता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव देखना by focusing on their cost and benefits. तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा देखो सीधा सीधा, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ऑल्टरनेटिव भी देख रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 33, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स, 1 second, scroll this down, yes. A proper matching of funds required and their availability is sought to be achieved by। अच्छा अब आपको एक, जो आपको फंड्स रिक्वायर है और उसकी अवेलेबिलिटी आपको अचीव करनी है तो आप उसको कैसे मैच करोगे, तो दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, समझ आया। तो जब आप प्लानिंग करोगे, हर चीज में हमें प्लानिंग की नीड होती है, आपकी पढ़ाई के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तब आपको पता चलेगा
कि आपने प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स करी है. अब यह फंड्स आए इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग है. दिस इज नॉट नॉर्मल प्लानिंग. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस. So this is known as financial planning. I hope this is also clear. Okay. 34th. Debt is dash, but is more dash for a business because the payment of interest and the return of principal is obligatory for the business. तो debt dash dash है. अब ये वाला dash dash नहीं है जो तुम मूवीज में देखते हो बीप बीप हो जाता है. ये हमारा नॉर्मल डैश है एग्जाम वाला. तो डैश में देखो डेट क्या होता है. क्या डेट एक्सपेंसिव होता है? डेट बहुत ईजी है लेना. तो डेट इज चीपर. तो देखो 3 और 4 तो आंसर नहीं हो सकता. तो ये चीपर. तो अब वो पूछ रहा है रिस्की है या सेफ है. भाई हमने उधार लिया तो कभी वो सेफ हो सकता है. अगर लाला जी ने उधार ले लिया तो लाला जी पे ऑब्लिगेशन आती है कि भाई मुझे वापस भी पे करना है. तो इट इज रिस्की. तो रिस्क है तो इश्क है. लाला जी अगेन देखो तो इसका क्या होगा? रिस्की. 34 का क्या होगा? ऑप्शन 1. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. वी आर मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 35 नाउ. देखो हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी. ऐसे वहां पे भी होंगे. बस खुद पे बिलीव रखना है तुम्हें. पक्का होंगे. बस पढ़ो टाइम पे सब कुछ हो जाएगा. हार नहीं माननी हमें कि यार नहीं हो रहा है. ट्राई करते रहो पक्का होगा. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज. कोऑर्डिनेशन चैप्टर से सॉरी फर्स्ट चैप्टर से जिसमें कोऑर्डिनेशन टॉपिक है. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. तो हमारे अनरिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसको एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है हमारा क्या? कोऑर्डिनेशन. राइट. कोऑर्डिनेशन क्या परवेसिव है? क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं? यूनिटी की बात कर रहे हैं? या इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट की बात कर रहे हैं? अगर हम अनरिलेटेड इंटरेस्ट को एक साथ ला रहे हैं और उसको पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप खुद सोचो इसका आंसर क्या होगा. हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करवा रहे हैं इसके थ्रू. तो दिस इज योर ऑफिशियल आंसर. So 35th question, the answer is 4. Okay. Question number 36. देखो यार अब तक हम लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करे जा रहे थे. अब आने वाला है मजा. कि अब आएंगी केस स्टडी. केस स्टडी में मजे लेके करना है. केस स्टडी में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है और आपको पता चल गया अच्छा ये वर्ड है तो ऐसे ही हो जाएगा, तो आपको ऐसे ढूंढना है. आपको वो वर्ड ढूंढना है. जैसे यू गेट टू नो द वर्ड आपका हो जाएगा पक्का. ठीक है. देखो चलो ट्राई करें. चलो करते हैं फिर. आकाश इंडस्ट्रीज हैज इंस्टॉल्ड. एक मिनट मैं स्क्रॉल कर देता हूं आपके लिए. हाँ. आकाश इंडस्ट्रीज. ओके. आकाश इंडस्ट्रीज हैज इंस्टॉल्ड अ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन इट्स प्रीमाइसेस एंड डज नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनीमोर. कि आकाश इंडस्ट्री ने क्या किया है? वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट ओपन करा है. इट्स अ गुड थिंग. एंड दैट डज नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनीमोर. और अपने जो वो वेस्ट मटेरियल है उसको वो डंप नहीं कर रहे हैं. तो ये अच्छी बात हो रही है. अब उससे क्या हो रहा है? उस प्लांट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है. भाई सोने पे सुहागा. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंपनी इज अचीविंग बाय डूइंग. तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है? इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. यहाँ पे हम वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट ला रहे हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये. तो ठीक है. तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव, और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिला रहे हैं, तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं? ईजी है या नहीं ये बताओ. सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं हम. तो क्या हो गया? सीधा सीधा आंसर सोशल ऑब्जेक्टिव. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. Okay, let us move ahead then. Question number 37. See, management always works by keeping an end result or aim of the organization. All activities of management are directed toward end result. जो हमारी मैनेजमेंट की जो सारी जितनी भी एक्टिविटीज है ना, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द एंड रिजल्ट. कि हमें एंड रिजल्ट, हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना है. तो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस. मुझे तो नहीं लग रहा. मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल. मतलब ये सब सच है बट यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या स्टेटमेंट में? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कि हाँ भाई हम अपने गोल को अचीव करा रहे हैं. 37 का क्या होगा? 4. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इजी. द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो भी देखो हमारी कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल. लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल. टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली. तो डायरेक्टर वर्ड्स को भी ध्यान रखना है हम. यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर. तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर किस में आएगा? टॉप लेवल. अगेन इजी. राइट. देखो फिर से. अब वो फिर से उन्होंने सोचा यार अब क्या बनाए क्वेश्चन. अब उन्होंने कहा सोचता हूँ सर. उसने कहा चलो मैच ही दे देते हैं एक और. देखो फिर से मैच आ गया. ठीक है. तो मैच द फॉलोइंग की बहुत प्रैक्टिस करनी है. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद बुक्स. आप बुक्स ले सकते हो, हमारी वर्कबुक भी ले सकते हो. उसमें हमने मैच द फॉलोइंग भी दिया. यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. ओके. यू कैन चेक द दृष्टि वेबसाइट फॉर दैट.
39th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो क्या चूज करें हम, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, खुद सोचो क्या चूज कर सकते हैं। अच्छा देखो, जैसे पर्सनालिटी देख लो, पर्सनालिटी का मतलब पर्सनालिटी चूज करते हैं, इंडिकेटर ऑफ पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, क्लूज टू अ पर्सन इमोशंस। अगर जैसे आप मेरी पर्सनालिटी देखोगे, आपको लगेगा यार बंदा एक्साइटेड होकर पढ़ा रहे हैं, भैया भैया बोलो या मुझे सर बोलो, आप मुझे कुछ भी मानो, बड़ा भाई मानो, सर मानो, ठीक है, फ्रेंड मानो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपको ये देखना है कि उस बंदे के इमोशंस और वैल्यूज कैसे, आपको आइडिया लग जाता है। तो पर्सनालिटी का 2 हमें पता चल गया, सी का 2 देखो किधर है, एक ही में है, देखो आंसर खत्म। तो 39 का ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो 2। देखो मैंने सही बोला, अगर आप देखो बाकी चेक कर लो, ए का 4 बोल रहा है, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस से क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी, कि वो कितना लर्न कर पाएगा एबिलिटी, ठीक है, और उसके जजमेंट्स कैसे लेगा वो, राइट। बट जब आती है आपकी एप्टीट्यूड की बात, तो बी का क्या गिवन है, 1। अब एप्टीट्यूड मतलब आप और कितना डेवलप कर पाते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है और डेवलप करनी। तो दिस इज योर आंसर। अब ट्रेड टेस्ट, ट्रेड का यहाँ मतलब व्यापार नहीं है, इस ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है, देखो डी का आंसर 3, मेजर्स एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। अभी उस बंदे में कितनी स्किल्स है, अभी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में कितनी स्किल है, तो उससे हमें वो किससे पता चलता है, ट्रेड टेस्ट लेते हैं जब। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, आई होप सब कुछ आपको आराम से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो फिर से फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो फंक्शनल डिविजनल दोनों पढ़ने हैं हमको। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है हमें, उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, places less emphasis on organizational objectives, promotes coordination, increases operation efficiency। क्या लग रहा है आपको, सोचो, आप भी सोचो थोड़ा सा, सब कुछ मैं बता देता हूँ वरना आपको, है ना, सोचो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो, लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यस, उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन हमें मिलती है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल की। प्लेसेस लेस एम्फोसिस ऑन ऑर्गन। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लो, क्या कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ना हो। पर्सनली तुम अपने लिए क्या सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा, बट आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, फंक्शनल या डिविजनल, पर मेन चीज तो ये होगी ना कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे लिए मेन फोकस है, किसी भी इंप्लॉय का होना चाहिए कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करवाना है, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कराने हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा लिख दिया, तो सेंस ही नहीं बन रही, तो बी तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए ना। तो देखो बी तो डायरेक्टली काट दो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, तो क्या होगा आंसर। अब ए तो सही था, तो ए सी एंड डी इज द आंसर, थर्ड इज राइट। तो 40th क्वेश्चन का हमारा आंसर है 3। नेक्स्ट लेट अस मूव एट क्वेश्चन नंबर 41। अब आ गई 2 केस स्टडीज बहुत मजेदार, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा देख लेना। मुझे तो फर्स्ट वर्ड पढ़ के मजा आ गया। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है जस्ट फूडी। जस्ट इमेजिन मैं स्टार्टअप खोलूं, उसका नाम जस्ट फूडी रखूं, कितना सुंदर लगेगा ना, इमेजिन ही कर पा रहा हूँ अभी तो गुड आइडिया है वैसे। जस्ट फूडी इज अ फूड चेन ऑफरिंग डिफरेंट स्नैक्स लाइक चिप्स, बिस्किट्स, चोको चिप्स, कुकीज, केक्स, भूख लग रही है, थ्रू देयर ओन रिटेल आउटलेट्स टू मेक देयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स एट नाइट टाइम, एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, कि राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे मिल जाए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है हमें। दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर products to grocery stores in addition to their own outlets. The taste, quality and packing are given utmost care. तो क्वालिटी और टेस्ट पैकेजिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दे आर ऑफरिंग गुड क्वालिटी सो दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस। तो वो गुड क्वालिटी दे रहे हैं, इसकी वजह से वो हाई प्राइस कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स। अब उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो कौन से ऑफर दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं, कि भाई अगर आप 1000 का खरीदोगे तो 100 रुपए का कैशबैक है, आपको 500 का खरीदोगे 50 रुपए का कैशबैक। दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स ऑन वेरियस ओकेजन। भाई दिवाली का डिस्काउंट है, संडे का डिस्काउंट है, अलग अलग डिस्काउंट मिल रहे हैं। इन सब की वजह से एक जस्ट फूडी जो है ना, मतलब मेरा जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कंप्लीट सक्सेस है, एंड दे आर एबल टू विन ओवर डिफरेंट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो वो सब कॉम्पिटिटर्स को हरा पा रहे हैं क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिसेस यूज कर पा रहे हैं, राइट। तो हियर यू कैन सी 41st question says, in the above case, Just Foodie is using various variables of marketing mix. हमारी मार्केटिंग मिक्स के कौन से होते हैं, 4 P's, कौन से बताओ। करेक्ट।
तो ये रहे चारों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्लेस ऑल्सो, राइट? ओके, तो सी, टू मेक देयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट टाइम, तो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे होना चाहिए. तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे भी प्रोडक्ट को कर रहे हैं. तो वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो टाइम पे पहुंच जाए. तो टाइम पे पहुंचाना, आप बताओ क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, कि हम प्लेस पे टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं. तो क्या होगा इसका आंसर? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ, अब इसमें क्या पे है, टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकेजिंग आर गिवन अटमोस्ट केयर. जो आपका टेस्ट है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी पैकेजिंग है, उसको हम अटमोस्ट केयर दे रहे हैं. तो ये किस में आएगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए. तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आई होप दिस इज वेरी इजी फॉर यू. यस, ऐसे ही इजी लगना चाहिए सब. 43, दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइजेस देन द कॉम्पिटिटर्स. हमने पढ़ा था कि वो क्योंकि इतनी अच्छी ऑफरिंग्स कर रहे हैं, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, यार वो कितना अच्छा काम कर रही है, उसकी वजह से वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रही है. जैसे ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, सबका फेवरेट होता है मोमोज वाले भैया, या लड़कियों का होता है भाई पानी पूड़े वाले भैया. अगर 5-6 एक साथ भी लग जाए ना स्टॉल, जो हमारे पर्सनल फेवरेट भैया हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं कि भैया, लड़के बोलते हैं भैया मोमोज लगा दो, भैया चटनी डाल दो, भैया मेयोनीज डाल दो, है ना, करते हो ना ऐसे. तो चाहे वो भैया 10-15 रुपए बढ़ा दे, हम गुस्सा हो जाएंगे कि भैया ऐसे कैसे बढ़ा रहे हो. हम उनसे डिस्काउंट भी मांगे 5 रुपए का, पर हम जाएंगे उन्हीं के पास ही लॉन्ग टर्म में. सेम होता है लड़कियों का, भैया पानी पूरी, भैया और तीखा, लाइक होता है तुम्हारे साथ, मुझे पता है. तो तुम्हें उस पर भी तुम्हारा होता है कि आप 10 रुपए फालतू ले लो, बट हम आपसे ही खाएंगे, टाइम पे खिलाओ हमें. ठीक है, आप ही खिलाओगे हमें, पैसे कैसे बढ़ाए आपने, पर अब तब भी आप ही खिलाओगे. तो वो उसकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि वही बंदा आपको पसंद आ रहा है जस्ट बिकॉज वो कुछ अच्छा ऑफर कर रहा है आपको, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या आउटलेट या वो कुछ भी है, स्टॉल है, तो उससे आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहे हो. तो ये किससे रिलेटेड है? हायर प्राइसेस, प्राइस मिक्स, राइट? डायरेक्ट प्राइस से लेकर प्राइस मिक्स हो गया. 44, to increase their sales they are offering different offers like discounts to customers on various occasions. जैसे वो गिफ्ट दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं, तो वो क्यों क्यों कर रहे हैं ये? ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो वाइडर ऑडियंस के पास जाए और उनका प्रमोशन हो. तो ये क्या हो गया आपका? प्रमोशन मिक्स. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिस्काउंट ऑफर्स लाइक, देखो अब तुम कहोगे तो सेम लिख दिया, पूरा पढ़ते हैं पहले. फ्री गिफ्ट, कैशबैक, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन कस्टमर्स ऑन वेरियस ओकेशन. देखो यहाँ तक तो सेम हो गया, वेरियस ओकेशन तक, राइट? बट आगे देखो, विच टूल ऑफ द प्रमोशन मिक्स इज यूज्ड. यहाँ पे तो मार्केटिंग मिक्स पूछा था, पूछ रहे प्रमोशन का कौन सा चीज यूज हो रही है यहाँ पे. हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, हम कैशबैक दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो. हम पर्सनली जाके सेल कर रहे हैं कि भाई डोर टू डोर हमारा हमारा खाना खरीद लो प्लीज, ऐसा तो नहीं कर रहे. तो पर्सनल सेलिंग भी नहीं है. अच्छा, पब्लिसिटी है या सेल्स प्रमोशन है? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी. वेरी गुड. तो हम अपनी सेल्स को प्रमोट कराना चाहते हैं, हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं अभी. हम गा नहीं रहे हर जगह जाके, हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, हम सेल्स को प्रमोट कराना चाह रहे हैं थ्रू कैशबैक, थ्रू फ्री गिफ्ट, राइट? तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नॉट पब्लिसिटी. अब दिस इज ऑल्सो, देखो आराम से हो गई ना, मजेदार थी ना केस स्टडी, जस्ट फूडी मेरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन. देखो ये भी इजी है, इसमें बस आपको ये देखना है, फिल्टर आउट करना है आपको. जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बट हमें ध्यान नहीं देना, हमें पेपर पे ध्यान देना, हमें टाइम पे सॉल्व करना है. 60 मिनट्स में आपका सब कुछ 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं अब. ठीक है, तो आपको इसमें से फिल्टर आउट करना है आपका मेन बिजनेस स्टडी से रिलेटेड क्या बात हो रही. ठीक है, देखो इंडियन ऑयल इज इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, होगी अच्छी बात है, वेरी गुड, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आप ये सब पढ़ोगे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. अब यहाँ से शुरू करो. इट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स बिजनेस ऑपरेशन. उसका प्लान है वो अपना बिजनेस ऑपरेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड करना चाहता है. द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन 2017-18. अब पहले का डाटा है 2017-18 से पहले ये होगा, आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिया, कि उनका ये प्लान है कि वो 2017-18 में 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करे, ओवरसीज में एक्सपैंड करे. देखो ये सब लिखा हुआ है, रशिया में भी करे. द कंपनी बिलीव दैट इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड, मेन बात हमारे लिए ये है, अगर गोल्स वेल डिफाइंड है, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve this goals. अगर कंपनी के गोल्स वेल डिफाइंड हैं और एम्प्लॉयज अवेयर हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि वो अपने गोल्स आराम से अचीव कर पाए. चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन एंटिसिपेटेड. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो चेंजेस होते हैं ना, हम उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, चेंजेस तो आते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ.
आज कोई दोस्त है, कल क्या पता वो ना रहे, होता है ना, समझ सकता हूँ। तो ऐसे ही चेंजेस हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते पर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि व्हाट इफ दैट हैपेंस। हम पहले से सोच के रखते हैं दिमाग में, हमें एंजाइटी हो जाती है, हम ओवर थिंकिंग जब करते हैं, हाँ सब करते हैं कभी कभी, पर तुम्हें ज़्यादा नहीं करनी। तो तब हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया तो हम रेडी हो रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो मे बी मैं ऐसा कर लूंगा या मैं ऐसा कर लूंगी। तो हमारे पास होते हैं ऑप्शंस। तो उससे क्या करते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं और उससे हम रिस्पॉन्सेज बनाते हैं कि हम ऐसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस पर, पर्टिकुलर केस पे। पॉलिसी फॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन। तो पॉलिसी फॉर्मेशन बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग होती है हमारी एक्टिविटीज। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से ना हमें कंफ्यूजन होती है ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैनेजर कैन लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो मैनेजर फ्यूचर में देख सकता है और ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन चूज कर सकता है। तो कहीं ये लाइन पढ़ी पढ़ी लग रही है तुम्हें, प्लानिंग फंक्शन में पढ़ी है ना, ये वही है। देखो, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। योर आंसर इज डायरेक्टली प्लानिंग। इजी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, वही जो हमने अंडरलाइन करे थे उसी में से आएगा, देखना। तो इट इज सेइंग if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must to achieve goals. Identify the significance of managerial function highlighted in the above statement. कि अगर गोल वेल डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइन कर रखा है, एम्प्लॉयज भी अवेयर है ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनका गोल अचीव हो जाए, तो क्या मिल रहा है, हमें राह दे रहे हैं, एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो उस डायरेक्शन को जब मिलता है हमारे लिए, वो कौन सा है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो डायरेक्टली हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 48, ओनली 3 आर लेफ्ट, 50 के 50 क्वेश्चन स्किल्ड, ठीक है। लाइक अंडरटेकर यू कैन डू रेस्ट इन पीस। 48, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। हम चेंजेस एलिमिनेट नहीं कर सकते पर एंटिसिपेट कर सकते हैं। कौन सा सिग्निफिकेंस है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम करते हैं, कि कुछ भी अनसर्टेन है, लाइफ कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम उसके रिस्क हम पहले से सोच के चल रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो गया, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। 49th, second last question. Policy formation serve as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. अगर हम पॉलिसी फॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से कंफ्यूजन भी नहीं होती और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। ये कौन सी सिग्निफिकेंस है मैनेजरियल फंक्शन की, बताओ। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग बढ़ रही है, नहीं। इससे अनसर्टेनिटी कम हो रही है, नहीं, वो तो हो चुका है। डायरेक्शन मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल चुका है। रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब आपकी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज को अवॉइड करोगे, आप वो करोगे ही नहीं। तो इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, वेरी गुड। तो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, अब हम देखते हैं। बताओ ये भी होमवर्क दूं क्या, चलो आज मैं करा देता हूं, बट 24th वाला प्रीवियस पार्ट में आप करोगे बिल्कुल। मैनेजर कैन लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। कि मैनेजर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे एक्शंस उसने प्रिपेयर करे थे। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस, अब यहाँ पे क्या है, वो फ्यूचर में देख रहा है, ठीक है, उससे उसे क्या मिल रहा है, वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करवा रहा है कि डिसीजन हम आराम से ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है, हम इसमें से ये चूज कर सकते हैं, तो हम डिसीजन आराम से ले पा रहे हैं, समझ गए। तो ये क्या हुआ हमारा 50 का 4th। तो गाइज देखो आराम से पेपर हो गया है, तो तुम अगर मन लगा के पढ़ोगे, सारी वीडियोस देखोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, दृष्टि सीयूईटी के साथ पढ़ोगे, बहुत फायदा होने वाला है। तुम पढ़ सकते हो, मुझे पता है सब कर लोगे, बट एक चीज जो मैंने बोली थी ना वही मेन है, सेल्फ बिलीफ। ये वो थारा भाई वाला पर्सन नहीं है, ये हमारा अपना है, ये हमारे लिए सेल्फ बिलीफ है। सेल्फ बिलीफ करोगे हर जगह काम आएगा। सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, तो हमें ना ऐसे हमारे अच्छा सा फील होने लग जाता है, तो हम कुछ भी चीज पे ना फोकस कर पाते हैं और हम कर लेते हैं, ऐसा लगता है ये तो आसान है, कर ही लेंगे। आसान नहीं भी होता ना तो भी हमें लगता है कि यार हम कर लेंगे। तो आपको ऐसे ही पेपर को देखना है। आई होप 50 के 50 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हो। कोई भी डाउट है यू कैन राइट। हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के भी हम अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हो। फॉर बोथ बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी मैं आपको वो दोनों पढ़ाऊंगा। तो बस मैं यही बोलूंगा एंड में, अपने पे हौसला रखो, टाइम पे पढ़ाई करो, हेल्दी खाओ, सब कुछ करो, पक्का पेपर निकलेगा आराम से। बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट, उसके बाद आपको सीयूईटी के लिए भी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो, मैं आपको जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।